हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा था, लाइट ऑप्टिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें लेक्चर 1 जो कि एक बेसिक वीडियो था, एक बेसिक नॉलेज रखने के लिए था और आप सभी ने भरपूर प्यार दिया उसको। उम्मीद है ये वीडियो आपको और ज्यादा पसंद आएगा। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 2 बाय प्रिंस सर। और आइए मैं आपको ले चलता हूं आज के वीडियो के लिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं सर आप? आज के वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले आपके सामने लाता हूं। आज मैं आपको कुछ चीजें ब्रीफ करूंगा। वो चीजें मैं वो ब्रीफ करने वाला हूं जो जैसे ही ऑप्टिक्स में आप इंटर करते हो हर जगह आपको उसकी जरूरत महसूस होती है, हर जगह आप उसको देखते हो। अच्छा, पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था आपने, याद है आपको? सबसे पहले आपने देखा था दर्पण। दर्पण मतलब परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जहां पर प्रकाशीय किरणें टकरा कर वापस चली, परावर्तक सतह को ही मैंने दर्पण नाम दिया था। और दर्पण को दो भागों में बांटा था, एक समतल दर्पण में बांटा था और दूसरा बांटा था हमने किसमें 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 गोलीय दर्पण में। तो अभी आप देखिए यहां पर मैंने जो मुख्य बातें लिखी है, गोलीय दर्पण में मुख्य परिभाषाएं, मतलब कि गोलीय दर्पण का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी और उसका परिभाषा आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें क्या है। जैसे आप सबसे पहले देख लो ध्रुव, द्वारक, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस एवं फोकस दूरी और साथ में फोकस तल, है ना। तो दोस्त आज मैं आपको यही सारी चीजें डील करने वाला हूं। तो गोलीय दर्पण क्या होता था? गोला का एक भाग हुआ करता था। गोला को हम बीच से ऐसे काट देते थे, एक इधर वाला पोर्शन यहां मिल जाता था, इधर वाला पोर्शन आपका यहां मिल जाता था। अगर हम इधर वाले बाहर वाले सतह को, या एक सेकंड ऐसे कर लेते हैं कि अगर हम बाहर वाले सतह को ये भीतर वाले सतह को पेंट कर देते थे तो ये उत्तल हो जाता था, और बाहर वाले को अगर कर देते थे तो हमारा अवतल हो जाता था। तो कुल मिला के हम ये बोले कि सर दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। इन्हीं दोनों में ये सारी चीजें होती हैं और इसी का डिस्कशन आज होगा इस वीडियो में। तो आइए दोस्त, मैं सबसे पहले उत्तल दर्पण की बात करता हूं। उत्तल दर्पण की बात जब करेंगे दोस्त तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके सर, ये है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका धंसा हुआ सतह जो है उसको हमने पेंट किया है और जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग ऐसे, वह परावर्तक सतह का कार्य करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बात बताओ दोस्त, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो गोला बनेगा ना, जो गोले का ये भाग है वो गोला ऐसे बना होगा, ऐसा ही ये गोला होगा, है ना? ओके सर, ये गोला जो बना होगा ना उसका एक केंद्र होगा, एक सेंटर होगा, जिसको आप बोल सकते हैं सी। क्या बोल सकते हैं उसको? सी। मतलब ये गोलीय दर्पण हालांकि है तो उत्तल। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? उत्तल की बात कर रहे हैं। है उत्तल, अरे कोई भी उत्तल हो या अवतल हो, वो गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, एक गोले का ही हिस्सा होता है। तो ये जो उत्तल दर्पण है ये इस प्रकार के गोले का हिस्सा है। अब देखो, ये आपका हो गया दोस्त केंद्र, जिसको आप नाम देंगे सी। अच्छा सर, ये दर्पण यहां से स्टार्ट है और यहां तक है, ये देखो ए, ये देखो बी। एक्चुअली में ये आर्क, ये एक चाप के जैसा आपको दिख रहा है, ए बी। ए बी जो है हम कहेंगे कि भैया ये पूरे दर्पण की लंबाई है। दर्पण की क्या है? लंबाई है ना दोस्त? ये दर्पण की लंबाई है और दर्पण की लंबाई को हम लोग द्वारक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? द्वारक का। द्वारक, है ना? यहां पे द्वारक कहीं दिख रहा है आपको? बी नंबर। तो ये देखो, द्वारक क्या है? दर्पण की कुल लंबाई को ही हम लोग द्वारक कहते हैं। एक सिरा से दूसरा सिरा तक फीता ले लो, नीचे से लेकर ऊपर तक नाप लो, तो द्वारक हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्त? कुल दर्पण की लंबाई को द्वारक नाम दिया गया। अब आइए, द्वारक को बीच से काट दो। द्वारक को क्या करो दोस्त? बीच से काट दो। जैसे देखो यहां ये कट किया हमने। तो द्वारक को जब आप बीच से काटते हो ना तो एक बिंदु मिलता है और उस बिंदु का नाम होता है पी। इसी पी को हम बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या है सर? दर्पण का एकदम बीचों बीच वाला भाग। दर्पण द्वारक, द्वारक है ना, द्वारक को बीच से काटो और जो पॉइंट मिलता है जहां पे कट करते हैं ना, वही बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? अपना ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को किसे दिखाते हैं? पी से। एक लाइन ले लेते हैं और एक लाइन जो इनको मतलब ध्रुव को और केंद्र को मिलाए, जो ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाती जाए। ध्यान दीजिएगा बात को। ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? अगर आपसे पूछे ध्रुव क्या है तो आप कहिएगा द्वारक का मध्य बिंदु। द्वारक का मध्य बिंदु, ठीक है? अच्छा, अगर आपसे कहे द्वारक क्या है? द्वारक क्या है? दर्पण की कुल लंबाई क्या है?
द्वारक है, दर्पण की कुल लंबाई द्वारक है। वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र का परिभाषा कैसे देंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और यह है वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ गए? ओके सर। अभी एक ऐसा अक्ष जो दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाती हो, प्रधान अक्ष कहलाती है प्रधान अक्ष। आप यहां पे देखो, प्रधान अक्ष को क्या कहा है? मुख्य अक्ष। आप इसको प्रधान अक्ष बोल लो या मुख्य अक्ष बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष एक ऐसा अक्ष होता है जो दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को आप एक दूसरे से क्या करते हैं? एक सीधी रेखा से मिलाती है, वही होता है आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखो दोस्त, सारी दूरियां, एक बात दिमाग में बिठा दो, सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, ये याद रखिएगा। ध्रुव से ही हम लोग सारी चीजें मेजर करेंगे। अब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपको कुछ दिखेगा, प्यारा सा दूरी आपको दिखेगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपको दिखेगी, ये देखो r, और इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं कैपिटल R से। वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कही जाती है। तो आपका ये वक्रता त्रिज्या भी डिफाइन हो गया। देख लो यहाँ पे ये वाला वक्रता त्रिज्या है, ये देखो ध्यान से राइट साइड में। अब आपने देखा कि सर ध्रुव है और ये आपका वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में भी एक पिन पॉइंट मिलता है आपको। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में भी आपको एक पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट जिसको हम नाम देंगे F। आपको जान के अच्छा लगेगा, इसी को कहा जाता है फोकस। इसी को क्या कहा जाता है? फोकस। समझ गए बात को? फोकस क्या है? फोकस क्या है दोस्त? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच वाले बिंदु को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये सी क्या है? वक्रता केंद्र। ये पी क्या है? ध्रुव। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और ध्रुव से, यहां पे ध्यान देना, ध्रुव से इसकी दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी f, और इसको हम कहेंगे फोकस दूरी। इसको क्या कहेंगे दोस्त? फोकस दूरी। समझ के बात को? फोकस दूरी क्या है? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। क्लियर है? अच्छा, और ये जो तल में ये सारी चीजें हो रही है ना, वो फोकस तल कही जाएगी। तो सिंपल सी बात है सर, पूरा का पूरा देख लेते हैं। द्वारक क्या है? सबसे पहले द्वारक, द्वारक होता है कुल दर्पण की लंबाई। ध्रुव क्या होता है? द्वारक का बीच वाला बिंदु। उसके बाद सर वक्रता केंद्र क्या है? कोई भी आप दर्पण लेते हैं, गोलीय दर्पण, तो किसी न किसी गोले का भाग होता है, और गोले का जब भाग होता है तो गोले का एक केंद्र भी होता है, और उसी गोले के केंद्र को हम नाम देते हैं वक्रता केंद्र। उसी गोले का क्या बोलते हैं? क्या नाम देते हैं? वक्रता केंद्र। अच्छा, आपको एक ऐसा अक्ष भी मिलेगा, या आप ऐसे सब कुछ खींच लिया आपने, ऐसे क्या किया आपने? सब कुछ खींच लिया। जैसे एक बार मैं फ्रीली आपको दिखाऊंगा कि ये आपने सब कुछ खींच लिया, यहाँ ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, एक लाइन लो, खींचो, मिला दो, तो ये लाइन, ये अक्ष जो इसको मिलाएगा उसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष, उसका नाम प्रधान अक्ष भी है। अब देखो सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुव और ये रहा वक्रता केंद्र, ये ध्रुव ये वक्रता केंद्र, बीच वाला बिंदु, इसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस क्या क्लियर हुआ? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाले बिंदु को। अब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और उसको स्मॉल एफ से, देखो फोकस को कैपिटल एफ से दिखाएंगे लेकिन फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे आगे। हालांकि इसी वीडियो में हम आपको ये भी साबित करेंगे कि ये बीच वाला बिंदु है सर, तो दोनों के बीच की दूरी होगी तो ये बराबर r/2 होता है, ये प्रूव करेंगे हम लोग। फोकस एवं फोकस दूरी के फोकस तल, ये पूरा तल फोकस तल है। अब इसी चीज को मैं दिखाना चाहूंगा किसके लिए? ये तो उत्तल के लिए था, अवतल के लिए। अवतल कैसे होता है सर? ऐसे होता है, सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। देखो ये तो ये सीधी सी बात, बीच वाले को P बोलोगे, ध्रुव बोलोगे, ये A और B है ना। अब की बार ये गोला ऐसे बनेगा, गोला जब ये ऐसे बनेगा तो हमारा केंद्र भी यहाँ मिलेगा, मतलब अब की बार हमारा वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड में होगा, फोकस हमारा भी लेफ्ट साइड में होगा, ये फोकस दूरी भी हमारी लेफ्ट साइड में होगी। समझ रहे बात को? तो सारी चीजें वही होती हैं, लेकिन ये उत्तल दर्पण के लिए सारी राइट साइड में होती हैं, तो ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में होती हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपने
उत्तल दर्पण ले रखा है, तो आप वस्तु किधर रखोगे फोटो बनाने के लिए? जिधर आपने पेंट नहीं किया, जिधर परावर्तक सतह है, तो ये इधर देखो, इधर वस्तु नहीं रख सकते हो, क्योंकि ऐनक जो होता है ना, ऐनक शक्ल देखते हो, तो ऐनक चमकीला सतह क्यों रखते हो? अब इन्हें पीछे रंगल बढ़िया उन्हीं मुंह करके देखो, मतलब की ना लो की परावर्तक सतह की तरफ चेहरा रखना होता है, परावर्तक सतह की तरफ वस्तु रखना होता है। तो वस्तु हम यहाँ रखेंगे, वस्तु हम यहाँ रखते हैं, और वस्तु यहाँ रखी है जब, तो वस्तु का ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, यू को कहते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी। ये ध्रुव है और ये आपका वस्तु। तो दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है यू से दर्शाई जाती है, और इसका जहां भी फोटो बनेगा, जहां भी फोटो बने, मुझे नहीं पता फोटो कहां कहां बनेगा, बहुत सारी अवस्थाएं मिलेंगी आपको, जहां भी फोटो बनेगा दोस्त, उस ध्रुव से उस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो कहां क्या कही जाएगी? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी भी से डिनोट कर जाएगी। मान लो इसका यहाँ फोटो बन गया, मान लो मुझे नहीं पता यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात पे। हमने मान लिया कि यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला जो दूरी देख रहे हो ना, इसको हम लोग भी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? भी से। तो यू क्या होता है? वस्तु दूरी, और भी क्या होता है दोस्त? प्रतिबिंब दूरी। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। यू तो होता है वस्तु दूरी और भी होता है प्रतिबिंब दूरी। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। 10th क्लास में ये सारी चीजें पढ़नी थी, उम्मीद है सारा चीज क्लियर होगा। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सर अगला टॉपिक हमारा क्या है? आइए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग, और आपको एक टॉपिक और भी मैं डिफाइन कर दूं। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। अरे गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी कुछ अलग नहीं होता है, फिजिक्स में चिन्ह परिपाटी कुछ अलग नहीं होता, मैथमेटिक्स वाला ही चिन्ह परिपाटी होता है। मैथमेटिक्स में सर मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स वाला भी आपको बता देते हैं। देखो बेसिक चीज है एकदम, ये मूल बिंदु आप बोलते हो, एकदम 10th क्लास का फेमस सवाल था, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तुमको याद था 0 0, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब अब तुम मूल बिंदु से दाएं साइड में जाओगे, मूल बिंदु से तुम दाएं भाग में जाओगे, तो तुमको सारी चीजें पॉजिटिव मिलेंगी, और जब मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में जाओगे तो सारी चीजें तुमको नेगेटिव मिलेंगी। वहीं पर जब मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो सारी चीजें तुमको पॉजिटिव मिलेंगी, और मूल बिंदु से जब नीचे आओगे तो सारी चीजें तुमको क्या मिलेंगी? नेगेटिव मिलेंगी। यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जरा मुझे एक बात बताओ, उत्तल दर्पण की बात लेके हम चलते हैं, उत्तल दर्पण की बात लेके चलते हैं। तो उत्तल दर्पण आपने बोला कि सर उत्तल दर्पण तो है ही है, हमने बोला जी एकदम ही है। हम सर आपने बोला कि ये सर P है, और सर आपने ये भी बोला कि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा तो C, ये R होगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पर ध्रुव मूल बिंदु, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी तो ध्रुव ही मूल बिंदु होगा, सारी दूरियां यहीं से मापी जानी है। अब देखो इसके इधर जाओगे तो सारी चीजें प्लस, इसके लेफ्ट साइड में जाओगे सारी चीजें माइनस, इसके ऊपर जाओगे सारी प्लस, इसके नीचे जाओगे सारी चीजें माइनस। तो हमको लगता है कि ये जो आपका R है वो राइट साइड में है, तो उत्तल दर्पण के लिए R आप देखो क्या कहोगे? पॉजिटिव। आप देखो यहाँ पर F कहोगे तो फोकस दूरी भी यहाँ होगा, राइट साइड में होगा, तो सर फोकस दूरी भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अब देखना वस्तु आप इधर नहीं रख सकते हो, राइट साइड में वस्तु नहीं रखोगे क्योंकि ये सतह पेंटेड है, यहाँ रख नहीं पाओगे, तो वस्तु आपको रखना पड़ेगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो सर वस्तु की दूरी यू, सर यू तो यहाँ पर निगेटिव ही होगा, आपको ध्यान रखना होगा। माने कि वह वस्तु आपको लेफ्ट साइड में रखना होगा, जिधर परावर्तक सतह आपने रखा है उधर करना पड़ेगा आपको। तो यू क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। याद रखना उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है, फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, वस्तु की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। यही सेम चीजें हम आपको दिखा देते हैं अवतल दर्पण के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर सर ऊपर इसका वस्तु की ऊंचाई इधर जा रही है, वस्तु की ऊंचाई कहाँ जा रही है? ऊपर। ध्यान देना ऊपर वाली चीजें सारी पॉजिटिव आएंगी। अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है तो आपको वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और यही इसका फोटो अगर नीचे की तरफ बन जाता तो देखो तो नीचे वाली चीजें निगेटिव होती हैं, ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो ऊपर वाली चीजों को मैंने हाइट ऑफ वस्तु का ऊंचाई जो है हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। और यहाँ पे जो नीचे मैंने लिया है, यहाँ पर अगर मान लो फोटो, अगर इमेज का फोटो नीचे की तरफ बनता तो हम इसको क्या ले लेते हैं? निगेटिव ले लेते हैं। यही सारी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे आपको बहुत भयंकर सवाल बनाने में मदद करेगी। तो देखो ना, उत्तल के लिए हो गया, अवतल के लिए थोड़ा देख लेते हैं। अवतल सर ऐसे होता है, आपने देखा ना? ओके सर देखा है। यहाँ पर देखो जरा, ये है आपका P मूल बिंदु, और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक C ले लेते हैं, होता ही है इधर ही। तो देखो अब की बार जो R हुआ आपका लेफ्ट साइड में हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ मतलब कि ये अवतल है सर। आप इसको नोट बनाते चलेंगे दोस्त कॉपी कलम लेके कि R जो हो गया ना सर वो निगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्यों हो गया? क्योंकि मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में है। अब देखो लेफ्ट साइड में है कि नहीं है? एकदम है सर। तो R हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जब R लेफ्ट साइड में है तो इनके बीच का बिंदु यानी कि फोकस ये भी यही इधर लेफ्ट साइड में ही होगा। तो सर यहाँ पर फोकस दूरी हमारा F क्या होगा? वो भी निगेटिव ही होगा। और सबसे खास बात, इधर तो वस्तु रखोगे नहीं क्योंकि इधर वाला भाग पेंटेड है, वस्तु रखना पड़ेगा इधर। वस्तु की दूरी टॉक से U है ना, U भी लेफ्ट साइड में है तो हमारा U भी क्या होगा? निगेटिव। अब देखो
अवतल दर्पण के सारे यू हो, आपका एफ हो, आर हो, ये तीनों निगेटिव, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए केवल यू निगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, यही चीज मैं बताने वाला था। वस्तु ऊपर की, वस्तु की ऊंचाई अगर ऊपर है पॉजिटिव लेना, वस्तु की ऊंचाई अगर प्रतिबिंब अगर नीचे बनता है नेगेटिव लेना, या प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो उसको भी पॉजिटिव लेना है। सर लेफ्ट साइड में है, ऊपर है, तो उससे मतलब नहीं है। लेफ्ट साइड में है तो इसकी दूरी ना निगेटिव लीजिएगा, इसकी ऊंचाई तो प्लस में ना है, इसकी ऊंचाई प्लस में लीजिएगा, है कि नहीं? ओके दोस्तों, तो ये पूरी तरह से क्लियर है आपका? जी सर। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में जरूर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, है कि नहीं? ओके सर जी, आगे क्या मिलेगा अब? ये क्लियर है ना सर? क्लियर है, आगे देख लेते हैं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आ जाओ देखो, अभी जो मैं करने वाला हूं एफ और आर में संबंध, मतलब कि ये साबित करना है कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो देखिए दोस्तों, खूबसूरत तरीके से इसको प्रूव करते हैं, छोटे में, बहुत ही छोटे में। लो एक दर्पण ले लिया मैंने, वो भी अवतल, देखो टक 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 टक, ये इसका ध्रुव है P, और हमने क्या किया, यहां से एक रेखा खींच दिया। और आप जानते हैं कि ये रेखा कौन है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप ये रेखा कौन है। ये रेखा है प्रधान अक्ष, ये रेखा है प्रधान अक्ष। कॉपी कलम लेके टाइट रहिए और सारी बातें क्लियर करते रहिए। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो वो वीडियो वहां पे मिनट नोट कर लीजिए कि यहां इस मिनट पे प्रॉब्लम है, ताकि अगले वीडियो में आपको एकदम मस्त तरीके से उस डाउट को क्लियर कर सकें। अब एक काम करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि फोकस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा C। सर जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही तो R बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही तो F कहा जाता है। सर आपने बोला था कि टक 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 टक, सर आपने बोला था एक बात, हमने क्या बोला था भैया? हमने बोला था कि ये बड़का F से दिखाया जाता है, एकदम बोला था, और अभी भी करेंगे इसको, देख लो। एक सेकंड, हाँ जी देख लो, है ना? अभी मैं क्या करूंगा कि एक ऐसा प्रकाशीय किरण मैं लेता हूं जो अनंत से आ रही है। एक ऐसा प्रकाशीय किरण मैं सेलेक्ट करने वाला हूं जो अनंत से आ रही है, और अनंत से आती हुई प्रकाशीय किरण जो समांतर आती है, आपको मालूम है कि फोकस से होकर गुजरती है, पता है ना आपको? यस सर। हालांकि ये नियम हम लोग देखेंगे भी। जब भी कोई प्रकाशीय किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो, याद रखिएगा, जब भी कोई प्रकाशीय किरण प्रधान अक्ष के क्या हो, समांतर हो, तो जब भी उसका परिवर्तन होगा तो परिवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और यहां से ये गुजरेगी। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं सर। वो काम ये है कि अगर हम यहां से लंबवत अगर कोई ड्रॉ करें तो ये कहां जाएगा? तो लंबवत ड्रॉ कीजिएगा तो केंद्र पर जाएगा, क्योंकि आप ये गोले का भाग है, और गोले पर जब आप त्रिज्या खींचते हैं ना, गोले पर जब आप त्रिज्या खींचते हैं तो हमेशा त्रिज्या केंद्र से होकर गुजरती है। तो यहां से जब आपने लंबवत खींचा, लंबवत त्रिज्या लंबवत होती है हमेशा, तो त्रिज्या जब आप केंद्र पे मिलेगा तो यहाँ पे देखो ये आपतित किरण हो गई, यहाँ टकराई, और यहाँ टकराने के बाद परावर्तित हो गई। तो यहाँ टकराने के बाद परावर्तित हो गई भैया, ये देखो ये हमारी हो गई आपतित किरण आई, और ये हो गई हमारी परिवर्तित किरण। देखिएगा, ये हो गई आई और ये हो गया आर। हम बोलेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा जब कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के क्या है, बराबर है कि नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी दिए हुए हैं, इसको आर दिए हुए हैं। आपने देखा कि सर एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ बी सी के, मतलब ये आई और आर आपस में बराबर है, ये आई और आर आपस में बराबर है। बराबर हो गए? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके सर, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, ये समांतर है, ये समांतर है, एकांतर कोण का नाम सुना है? ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको लगता है कि अल्टरनेट एंगल है। तुमको क्या लगता है? बोलो, देख लो एक बार, ध्यान से देख लो, लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? एकदम लगता है सर। तो ये वाला आई है, तो हमको लगता है कि ये वाला भी क्या होगा, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है। आपने जाना है पहले ही कि आई और आर आपस में बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा तो हमको लगता है, अभी तुम एक बात और दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अगर दोनों सामने वाली भुजा बराबर हो तो दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो हमको लगता है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो यहां से क्या देखने को मिला सर? यहां से ये देखने को मिला कि सर एंगल एफ बी सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी बी के। जब ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे तो अब हमको क्या लग रहा है कि एफ सी यानी कि सी एफ या एफ सी बोल लो, सी एफ जो है
वो बराबर हो जाएगा एफ बी के। देख लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर हो जाएगा। मतलब हम बोल देंगे कि सी एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यदि बी पी के करीब होता, ये तभी होता जब बहुत दर्पण छोटा होता। यदि दर्पण छोटा होता और ये बी आके पी में सट जाता, तो हमको लगता है ना कि ये एफ बी जो है ना एफ पी के बराबर हो जाता। ध्यान दीजिएगा हम कहां बोल रहे हैं। ये बी वाला पॉइंट नीचे आते गया, दर्पण छोटा होगा तो बी करीब आएगा ना, तो पी ये जो बी है आते गया पी पर आके मिल गया। तो वैसे हालत में एफ बी जो होता है अब क्या हो जाएगा, एफ पी। तो एफ बी जो है बराबर हो जाता एफ, यहां पे देखो ध्यान से, लगभग बराबर होता एफ बी जो है अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा एफ पी के। एफ पी के देखो जरा यहां से, सीपी, चूंकि सीपी बराबर, सीपी क्या है, आर है, सीपी क्या है, वो कहता त्रिज्या है। सीपी में दो चीज मिला हुआ है, एक सीएफ मिला हुआ है, एक एफपी मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सीएफ प्लस एफपी। सर सीपी को आर बोलते हैं हम लोग, और सीएफ क्या है, सीएफ किसके बराबर आ गया, सीएफ किसके बराबर आ गया, एफबी के बराबर आ गया। ध्यान देना, सीएफ किसके बराबर है, सीएफ किसके बराबर, एफबी के, और एफबी किसके बराबर है, एफपी के। तो हम बोल सकते हैं क्या, इन दोनों से, इसको और इसको से, आप देखिए ध्यान से, सीएफ बराबर एफबी के और एफबी बराबर एफपी के, तो क्या सीएफ एफपी के बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम सीएफ के जगह पे क्या लिख देंगे, एफपी प्लस है एगो और एफपी। तो ध्यान दिया तनी हम है आर, एफपी कितना बा, एफपी के का कहला, एफ, तो एफपी एफ प्लस है एफपी के वो एफ, तो आर बराबर एफ प्लस एफ कहता ना 2f। अब यहां से एफ बराबर आर बाई 2। सिंपल वे में आपका प्रूफ हो गया है कि नहीं है। यानी कि ये साबित होता है कि जो भी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा फोकस दूरी जो होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या बाई 2। कोई दिक्कत है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल सा स्टेज यहाँ पे आपको फॉलो करना है। एक किरण लेनी है, प्रधान अक्ष के समानांतर भेजनी है उसको, वो टकराएगा और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। वहां पर आप देखिएगा आई और आर आपस में बराबर हो जाएगा। इसको आप नोट करिए बढ़िया से, और अगर डाउट है तो कमेंट करिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है ये देखते हैं। आगे का टॉपिक भी आपका मजेदार है, बहुत मजेदार है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। हालांकि इसका एक छोटा सा क्लू मैंने आपको दे रखा था, पिछले वीडियो में कि कैसे होता है। आइए इसका भी देख लेते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये है ना दोस्त, यहाँ पे समतल दर्पण, और समतल दर्पण के सामने अगर आप यहाँ पर कोई प्रतिबिंब खड़ा कर देते हैं, समतल दर्पण के सामने अगर यहाँ पर कोई आप एक प्रतिबिंब खड़ा कर देते हैं, तो देखिए फोटो कैसे बनता है ये समझिएगा पहले बात को। यहां से इसको हम नीचे भी बढ़ा सकते हैं। एक प्रकाशीय किरण हमने भेजा, कटाक गया और इसी पथ पे वापस आ गया। दूसरा प्रकाशीय किरण हम यहां से भेजते हैं और ये ऐसे चला गया, ऐसे जाएगा, ऐसे चला है। ये देखो ये पीछे मिला सकते हैं, और ये भाई साहब को भी पीछे मिला सकते हैं। मालूम चला कि हमारा दूसरा फोटो यहां बना। ये अगर ए बी है तो हमारा दूसरा फोटो ए डैश बनता है। यानी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं ये होती हैं कि अगर ये यहां से x दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनेगा। यानी कि आप आईना से अगर समतल दर्पण से अगर 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 5 मीटर पर ही बनेगा। तो समान दूरी पर प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। दूसरा आप देखिए प्रतिबिंब मैंने पढ़ाया, ये सच में नहीं कट रहा है। ये किरण टकरा के इधर जाएगा, ये किरण टकरा के इधर जाएगा। वास्तव में तो ये कटेंगे नहीं, ये झूठ में कटेंगे। झूठ में कटने वाले होते हैं आभासी, मतलब कि इसका प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी, और जो आभासी होते हैं वो अक्सर सीधे होते हैं। आभासी का मतलब वर्चुअल डायरेक्ट, है ना। अच्छा, और भी क्या चीज होते हैं सर, समान ऊंचाई की, जितनी ऊंचाई की वस्तु है, अगर आप 5 मीटर की वस्तु सामने रखे हैं तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, 5 मीटर ही होगी। तो हम कहेंगे समान ऊंचाई की, समान ऊंचाई वाली। समझ रहे बात को। तो इतनी सारी विशेषताएं होती हैं इस समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब से। अब थोड़ा सा ये तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देख लिया था, आज जो देखना है वो विशेष देखिए।
अपेक्षिक गति। जैसे हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक दर्पण ले लिया है, यहाँ पे अगर मैंने एक दर्पण ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, देखिए, है ना, अगर आपने यहाँ दर्पण ले लिया है और यहाँ पर एक वस्तु AB को खड़ा किया है, ये मिरर है दोस्त, ये हमारा मिरर है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट भी वेग से मूव कर रहा है, VO से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पर इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम वस्तु को बोलेंगे, और ये उसकी इमेज है जो यहाँ सामने बन रही है, समान दूरी पर बन रही है। अगर यहाँ से ये x डिस्टेंस पर है तो भैया ये इसका प्रतिबिंब भी x दूरी पर ही बनेगा। अगर ये VO से जा रही है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पर ये वस्तु अगर 2 मीटर, जैसे हम यहाँ आईना बीच में रखे हुए हैं, हम यहाँ चल रहे हैं 1 कदम, तो मेरा प्रतिबिंब भी सामने से 1 कदम आगे बढ़ेगा। हम उधर जाएंगे, हम आईना की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी आईना की तरफ बढ़ेगा। जितने की स्पीड से हम बढ़ेंगे उतना की स्पीड से वो भी बढ़ेगा। यानी कि अगर बबुआ ये VO स्पीड से जा रहा है या V स्पीड से जा रहा है, कितना की स्पीड से जा रहा है दोस्त? V स्पीड से जा रहा है, तो आप क्या देखिएगा ना कि ये भी V स्पीड से ही जाएगा। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और अगर ये V है, मेरी बात समझिएगा, अगर ये दर्पण के सापेक्ष, वस्तु यहां है, दर्पण ये है और वस्तु ये है, मतलब कि ये वस्तु दर्पण की ओर जा रही है V वेग से, तो ये प्रतिबिंब जो है ये भी उसी के वेग से जाएगी। बस अंतर ये रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस V हो जाएगा। माइनस V क्यों होगा? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये राइट साइड में जा रहा है तो वो किधर से आएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। समझिएगा बात को। यहाँ पर हम सीधी बात ऐसे बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अगर हटा भी दें तो यहाँ पर अगर हम कहें, है ना, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा V है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा माइनस V, क्योंकि जितना के चाल से आप दर्पण की ओर जाइएगा आपका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर उतने की स्पीड से ही आएगा। अगर आप 2 मीटर प्रति सेकंड से दर्पण की ओर जा रहे हैं, दर्पण के सापेक्ष बात हो रही है, अगर आप 2 मीटर प्रति सेकंड से दर्पण की ओर जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड से ही आएगा। अब अगर आपसे पूछ दे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, मतलब ये वस्तु प्रतिबिंब की ओर कितने से जा रही है, तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है 11th क्लास में कि इसका फॉर्मूला ऐसे होता है अपेक्षिक गति का, VOI मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। तो पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो और फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज ले लो, दोनों को घटा दो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? V है। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है? माइनस V है। हमको लगता है कि V प्लस V और ये बढ़ के डबल हो जाएगा, 2V हो जाएगा। अब मतलब कि अब आप कहिएगा, सुनिएगा, 2 तरह के सवाल पूछ सकता है कि वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष तो V, और वस्तु का वेग प्रतिबिंब के सापेक्ष 2V। पकड़ाई बात, दर्पण के सापेक्ष पूछिएगा तो V, और अगर प्रतिबिंब के सापेक्ष पूछिएगा तो वेग डबल हो जाएगा। क्यों पता है क्यों डबल हो जाएगा? क्योंकि ये दर्पण रुका हुआ है, आप जा रहे हैं 2 से तो 2, लेकिन प्रतिबिंब रुका हुआ नहीं है। आप अगर 2 से आ रहे हैं तो ये भी 2 से आ रहा है, तो दोनों मिलकर 4 ना हो गया। समझ रहे बात को? वैसे ही पलट देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो VI माइनस VO, VI कितना है? माइनस V, VO कितना है? V माइनस V माइनस 2V। हालांकि डबल हुआ लेकिन माइनस क्यों बता रहा है? माइनस क्यों बता रहा है? ये प्लस भी बताया इसलिए क्योंकि ये राइट साइड में जाएंगे, ये माइनस भी बता रहा है मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे। समझ रहे बात को? तो अगर आपसे पूछे वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष तो आप उसको बोलिएगा V, और अगर बोले वस्तु का वेग प्रतिबिंब के सापेक्ष 2V, प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष माइनस 2V। क्लियर है? इसमें सवाल अभी मिलेंगे आपको, इसमें मैं अभी आपको सवाल बनवाऊंगा भी। चलिए ये क्लियर है? यस क्लियर है। और भी कुछ चीजें हैं जो इसमें दिखा देता हूं मैं आपको। कभी कभी प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसे मान लो 2 दर्पण है, एक यहां दर्पण है और एक यहां दर्पण है, 2 समतल दर्पण देख लो, एक समतल दर्पण यहां, एक समतल दर्पण यहां, और प्रतिबिंब हम लोगों ने रखा है बीच में, यहां पर सॉरी वस्तु रखा है यहां बीच में। ये दर्पण नंबर 1 है, ये दर्पण नंबर 2 है, वस्तु यहां बीच में रखी गई है और यहां पे एंगल बन रहा है थीटा। तो आपसे पूछ सकता है प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। यहां पर बताइए इस वस्तु की प्रतिबिंब कितनी बनेगी, प्रतिबिंब की संख्या बताना है आपको। तो इसके लिए तो कुछ बढ़िया ट्रिक मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर आपको मालूम है कि दोनों दर्पण के बीच कोण कितना बन रहा है, तो दोनों दर्पण के बीच का कोण अगर थीटा बन रहा हो तो 360 में धड़ाक से थीटा से भाग दे दीजिए। किससे भाग दे दीजिए? 360 में जितने का दर्पण के बीच में जितने का कोण बन रहा है उतना से भाग दे दीजिए, 360 डिग्री बटा में थीटा। अगर आप इससे भागा दे देते हैं आपको कोई संख्या मिलेगा, आपको कोई ना कोई एक संख्या मिल जाएगा। अगर ये संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर ये संख्या विषम संख्या आता है तो आपका आंसर वही हो जाएगा, और अगर ये संख्या विषम आती है, चलिए
अगर आपकी संख्या विषम आती है तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी, जिसको हम प्रतिबिंब की संख्या को लो ना, हम n से दिखा देते हैं, n से। तो अगर आपकी संख्या भाग देने पे संख्या अगर विषम आ जाती है तो स्मॉल n की संख्या जो होगी वो आपकी वही हो जाएगी जो विषम संख्या आई है। और अगर ये सम आ जाती है, अगर ये सम आ जाती है तो प्रतिबिंब की जो संख्या होती है, जो भी सम संख्या आई है उसमें से एक घटा दीजिएगा। जैसे सर कुछ बढ़िया वाला चीज कराइए सर, जैसे मैं आपको अभी करा देता हूँ। जैसे आप भी देखो कुछ क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे, बढ़िया वाला सवाल मिल जाएंगे, मिले या ना मिले मैं करा देता हूँ पहले। जैसे आप देखो यहाँ एक दर्पण है और एक दर्पण के साथ मैंने यहाँ एक और दर्पण लगा दिया, दोनों के बीच का कोण मैंने बोला 90 डिग्री, और यहाँ पर एक वस्तु रख दिया। मैंने बोला बताइए इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, अब देखो पहले n निकालना ना मुझे, तो पहले एक काम कर लूंगा मैं 360 पकड़ लूंगा, 360 डिग्री को भागा दे दूंगा दोनों दर्पणों के बीच के कोण से। दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो भैया मैंने भागा दे दिया आपका 90 डिग्री से। अब देखो 9 चौका 36 4, ये तो भैया आ गया सम संख्या। और सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या कभी भी सम संख्या में नहीं होती है, प्रतिबिंब की संख्या कभी भी सम संख्या में नहीं होती है। तो सर विषम संख्या बदल लेते हैं, एक जोड़ देते हैं, ना 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 ना, एक घटाना। क्या करना, एक घटाना। सर एक घटाएंगे ही क्यों, एक क्यों घटाएंगे, इसका वीडियो मैं आगे वाले वीडियो में बता के आपको बताऊंगा, खूब बढ़िया से इसको डिस्कस करूंगा। इसी में बता देता, लेकिन इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि लंबा वीडियो हो जा रहा है ना, इसलिए इसका डिस्कशन मैं कल करूंगा। तो ये आपका हो गया सम संख्या। और जब सम संख्या हो जाती है ना दोस्त, तो सम संख्या में से एक संख्या घटा देते हैं। तो 4 में से 1 घटा दो, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या क्या बनेगी, 3 को बनेगी। तो जब दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पे रखे गए हों तो प्रतिबिंब की संख्या कितना बनती है, कितना बनती है, कितना बनती है, 3 बनती है। अच्छा सर कुछ और चीज है इसमें सर, जैसे मान लो ये लो, ये एक दर्पण हमने रखा है और एक दर्पण मैंने ऐसे रख दिया है। देखो ये 60 डिग्री के बीच का कोण है, 60 डिग्री है, वस्तु यहाँ है। अब 60 डिग्री का कोण बना हुआ है तो आप एक काम करिए, प्रतिबिंब की संख्या 360 है, 360 ले लो और कितना का कोण बना है, 60 का। तो इस 60 से यहाँ भाग दो, देखो तुमको मिल गया 6। जब तुमको मिल गया 6 तो 6 तो बनेगा नहीं, तो 6 नहीं बनेगा तो कितना बनेगा, तो 6 में से 1 घटा के लिख देंगे और हमारा प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ रहे बात को। एक बहुत बढ़िया सवाल है, सलून में जाते हो ना, सलून में जाते हो तो कभी कभी देखते हो तो तुम्हारे जैसी हजारों मुंडियां दिखती हैं। देखो 2 जगह के ऐसे रखे हुए हैं, सलून में जाओ, किसी शोरूम में जाओ बढ़िया वाले, तो बहुत सारे आगे दर्पण लगा होता है, वो दर्पण एक पीछे दर्पण लगा होता है, बीच में आप खड़े होते हो, बीच में आप यहाँ खड़े होते हो। बताइए आपकी कितनी फोटोज बनेंगी। 2 समांतर है, 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोण पड़ा है, 2 समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री बनता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हमें काम करेंगे, पहले 360 ले लेंगे और देखेंगे कितना कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। 0 बनेगा मतलब इनफाइनाइट। अब भैया इनफाइनाइट यानी कि प्रतिबिंब की संख्या यहाँ कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। तो 2 अगर दर्पण है और दोनों को अगर आप समांतर रखे हुए हैं, एक दूसरे के एकदम समांतर ऐसे रखे हुए हैं और बीच में कोई रखे हुए हैं वस्तु को, तो उसका फोटो अनंत बनेगा। तो कभी देखो ऐसे, कभी ऐसे, तो लगेगा जैसे तुम्हारे जैसे मुंडी आगे भी बहुत सारी है, पीछे भी बहुत सारी है कि नहीं है। तो ये वाली चीज। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, बहुत लंबा वीडियो आज का नहीं ले जाएंगे, आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है इसका क्वेश्चन। अगला वीडियो भी शानदार होने वाला है क्योंकि समतल दर्पण पे ट्रिक सिखाएंगे आपको कुछ बढ़िया बढ़िया और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। कुछ सवाल है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण कैसा होता है भैया, अवतल दर्पण कैसा होता है सर, अवतल दर्पण तो ऐसा होता है सर ये। और आपको याद है ना अवतल दर्पण में सारी चीजें निगेटिव होती हैं, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सारी चीजें। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ये f है और ये आपका c है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ये f और ये बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। हम तो इसको लेंगे -10 सेंटीमीटर ना, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है माइनस में होती है। ओके, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, धत्तेरी की सर r बराबर तो पढ़े अभी r बराबर 2f, कहाँ पढ़े हम तो पढ़े a बराबर r/2, अरे तिरछा तिरछी गुना कर लो ना। तो r बराबर 2 × f, 2 × f, f का a 2 का 2 और f की जगह पे -10। तो देखो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, मजा आया सर, लॉलीपॉप था इसमें क्या मजा, ये तो बहुत आसान था। हाँ जी बहुत आसान था। आ जाओ अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ एक सवाल है खूबसूरत सा। सवाल ये है कि एक गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है।
यहाँ पर देखो एक गोलीय दर्पण की, ये नहीं बता रहा है कि गोलीय दर्पण कौन सा है, तो आप माइनस प्लस डिफाइन नहीं कर पाओगे यहाँ। तो आप सीधे एक काम कर लो, आप सीधे आर को पॉजिटिव ही लेके चलो। मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे कौन सा है, तो मुझे क्या लेना है, 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी तो तुमको मालूम है, F बराबर R/2। तो सर इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी ना सर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी सर। अगर ये अवतल दर्पण है सर तो माइनस लगा लीजिएगा, और अगर ये उत्तल दर्पण है सर प्लस लगा लीजिएगा, है कि नहीं है? खूब बढ़िया सर, खूब बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब लो तो कितना आसान आसान सवाल दिए सर। शुरू में आसान आसान ही देंगे ना भाई, सिरे सिरे आसान देंगे, आपको मजा आने लगेगा, आप पढ़ने लगिएगा, इंटरेस्ट जगने लगेगा, फिर तो काम होगा। फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R, दोनों में संबंध क्या होता है? सर अभी अभी मैंने प्रूफ किया है कि F बराबर जो होता है R/2 होता है, या फिर अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो ये होता है। दोनों में खोजो, कोई तो एक होगा। F बराबर 2R, ना 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 ना, R बराबर 3, ना 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 ना, F बराबर ना 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 ना, R बराबर 2, R बराबर 2, B वाला होगा, है कि नहीं है कि नहीं? ओके सर, चलिए दोस्तों आगे वाला पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सवाल सर, ये तो दर्पण वाला सवाल लगता है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब। अच्छा वही वाला केस, ऐसे वाला केस, वो शोरूम वाला केस सर, बाल कटाने वाला सलून वाला केस, थीटा बराबर 0 डिग्री वाला केस सर। अरे सर ये तो बना ही लेंगे सर, n बराबर थीटा का 360 बराबर 0 कर देंगे सर, इनफाइनाइट आ गया सर, धड़ाक दे डी मार देंगे सर, ये तो याद है, रटंत मार दिया सर, बहुत बढ़िया। अगला वाला जो सवाल है देखो, दो लंबवत, दो यहाँ पर क्या है जी, दो लंबवत समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब। लंबवत ये भी तो बनवाए ही है शायद अभी अभी, ऐसे 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 90 डिग्री है, और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, टक 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 360 में 90 से भाग दो। नहीं जी लंबवत है ना, दो लंबवत मतलब थीटा 90 बोल रहा है, तो 360 में 90 से भाग दे दिया सर, 4 मिला। अब सम संख्या तो होगा नहीं, एक घटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 3। कहाँ है 3, कहाँ है 3, कहाँ है 3, है ना? बहुत बढ़िया दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं सर। ये सारे सवाल आपके कॉपी में होने चाहिए मेरे प्यारे, है ना? ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो देख लिया नोट नहीं किया तो मजा नहीं आएगा फिर, है ना? पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो को लाइन बाय लाइन कॉपी पर नोट कीजिए, मजा आएगा। अब सवाल है कि एक समतल दर्पण के सामने, ओहो, एक समतल दर्पण के सामने, ये रहा समतल दर्पण के सामने एक वस्तु है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर जा रही है, मतलब कि दर्पण की ओर जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, और प्रतिबिंब भी वापस दर्पण की तरफ 5-10 मीटर प्रति सेकंड से ही आएगा। सवाल पढ़ो, प्रतिबिंब का वेग दर्पण की ओर होगा, सीधी सी बात है। अगर वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से दर्पण की ओर जा रही है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो भी दर्पण की ओर उतने के वेग से ही आएगा, और वो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। कुछ दम है इसमें, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दम ही नहीं है ना? पक्का ना? ओके आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो देख लेते हैं, शायद आखिरी सवाल होगा, मुझे लगता है आखिरी सवाल होगा, या अगला है? नहीं अगला नहीं है, ओके। आ जाओ दोस्तों, एक समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु, ये देखो फिर से वही सवाल, वैसा ही सवाल है। यहां पर वस्तु है तो सीधी बात है प्रतिबिंब बनेगा, बन गया प्रतिबिंब। दर्पण के सामने रखी वस्तु 5 मीटर, ये 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। पढ़ो सवाल पढ़ो, तुम अपने आप आंसर दे दोगे, मुझे तो मेरी तो जरूरत ही नहीं है। एक समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर जा रही है। वस्तु का प्रतिबिंब का वेग वस्तु के सापेक्ष, प्रतिबिंब का वेग वस्तु के सापेक्ष अब की बार पूछ रहा है भाई मेरे, ये तो 5 मीटर प्रति सेकंड से आएगा दर्पण की ओर, लेकिन सवाल है कि आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और वो तो आप जानते हैं ना कि डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल। जब आप पूछिएगा प्रतिबिंब का वेग बताइए वस्तु के सापेक्ष तो डबल हो जाएगा, और यानी कि हो जाएगा 2 गुना 5, और वो हो जाएगा 10 मीटर। आपका आंसर आ रहा होगा निगेटिव में, एकदम निगेटिव में आएगा। निगेटिव का मतलब कि लेफ्ट साइड में जा रहा है, यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया क्योंकि ये परिमाण पूछ रहा है, तो आपको करना होगा ये 10 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस क्या बता रहा है कि लेफ्ट साइड में आ रहा है, दर्पण की तरफ आ रहा है। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे सवालों का एक छोटा सा संकलन लेक्चर 2 में आप लोगों के सामने मैंने रखा, वो इसलिए रखा ताकि थोड़ा सा आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अभी जो है बेसिक चल रहा है, जो भी बच्चे बाहर के हैं, जो भी बच्चे किसी भी शहर में नहीं जा पाते किसी बड़े टीचर के पास पढ़ने, मैं आपको वादा करता हूं कि सारा का सारा टॉपिक आपके सामने एकदम थाली में परोस दूंगा। समझ रहे बात को? आप केवल वीडियो देखो, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करो, उन बच्चों के पास शेयर करो जो टीचर के पास नहीं जाते, या किसी टीचर के पास जाते भी हैं समझ ना आ रहा हो, उन बच्चों के पास इस वीडियो को भेजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है,
समतल दर्पण से प्रतिबिंब आखिर 3 गो 4 गो इनफाइनाइट ये बनता कैसे है, समतल दर्पण को एगो यहां रख देंगे तब कैसे बनेगा, ये सारा वीडियो अगले लेक्चर में होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।